नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में नगरीय निकायों का रण बजने की तैयारी है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए आज जिलों में वार्ड्स के आरक्षण के लिए लॉटरी निकल चुकी है, जबकि मेयर और सभापति के लिए लॉटरी पहले ही निकल चुकी है। कभी भी निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता लग जाएगी। उधर इन चुनावों को लेकर तैयारियां भी सियासी दलों ने तेज कर दी है। बीजेपी मुख्यालय से लेकर कांग्रेस वॉर रूम तक चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए फीडबैक लिया गया। ऐसे में आज चर्चा करेंगे कि राजस्थान के इस रण को जीतने के लिए आखिर किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितनी मजबूती के साथ इन चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जयपुर की सीधे निर्वाचन के जरिए चुनी गई एकमात्र मेयर भी हैं, ये रह चुकी हैं। साथ में हेमंत भाई गोयल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्योति जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आज बैठक भी हो चुकी है, कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद में, एक लंबे इंतजार के बाद में चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नगर निगम के चुनावों की जब हम बात करते हैं तो ये वो चुनाव होता है जो बिल्कुल ग्रास रूट का, जिसको हम चुनाव कह सकते हैं, जहां जो है कैंडिडेट बिल्कुल जनता से सीधा जुड़ा हुआ रहता है और रोजमर्रा के कामों से सीधे जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो सफाई हो, लाइट हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण। तो एक ऐसा सीधा पब्लिक डीलिंग वाली जो हम बात करते हैं, सीधे तौर पर वो जनप्रतिनिधि जो है वो वहां से जीत करके आता है और जो उसकी गद्दी ज्योति जी, आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है। मैं एक बार हेमंत भाई गोयल जी के पास जाना चाहूंगा। हेमंत भाई गोयल जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में ये सियासी दल उतरेंगे? क्योंकि एक इंतजार, काफी इंतजार करना पड़ा, कई महीनों का इंतजार था, लगभग 1 साल का इंतजार। हाँ दीपक जी, मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी जी सर, आपका ऑडियो मुझे मिल पा रहा है। देखिए दीपक जी, चूंकि 2.5 साल बीजेपी सरकार को हो चुके हैं और 2.5 साल बाद फिर सरकार को, दोनों पार्टियों को जनता की अदालत में जाना है, चुनाव होने 2028 में। तो उस लिहाज से देखें तो ये स्थानीय निकाय पंचायती राज चुनाव एक तरह से 2028 की विधानसभा चुनावों के लिए प्री टेस्ट माना जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे सरकार के लिए बात करें, बीजेपी के लिए बात करें अथवा कांग्रेस के लिए बात करें। अब चूंकि बीजेपी तो हर चुनाव को, कोई एक छोटा सा भी चुनाव हो तो उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लेती है, बहुत गंभीरता से लेती है। चुनावों की अलग इनकी रणनीति होती है। जहां तक मुद्दों की बात करें तो तमाम तरह के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी रहेंगे। चूंकि वार्ड लेवल तक का ये चुनाव होता है तो तमाम तरह के स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी रहेंगे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अब एकदम से सरकार पर हावी होने का काम सरकार कर रही है। कांग्रेस अभी जयपुर में जैसे जयपुर बचाओ आंदोलन कर रही है, कभी हिसाब सरकार से मांग रही है, लेकिन बहुत देरी से कांग्रेस को याद आया, क्योंकि राजस्थान का प्रमुख विपक्षी दल है, इसको तो बहुत पहले ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ज्यादा चीजें तो आई, जनता के सरोकार याद तो आए। लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार की पीठ आलाकमान थपथपा चुका है। चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, जब भी राजस्थान में आते हैं दोनों भजनलाल सरकार की बहुत तारीफ करके जाते हैं। और उस तरफ कांग्रेस का हम देखें तो कांग्रेस में भी कांग्रेस के आलाकमान राहुल गांधी ने चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को एक तरह से उनकी बढ़ाई की, उनको एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया। और सर्टिफिकेट देने के बाद तो दोनों नेता इस कदर, डॉक्टर साहब तो यहां तक कह गए कि भाई मुझे तो अब किसी अरे गेरे नत्थु गेरे से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, मुझे मेरे आलाकमान राहुल गांधी सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो तमाम तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव। और मैं कह सकता हूं कि अब, लेकिन चूंकि बीजेपी और कांग्रेस में जब चुनावी रणनीति की बात करते हैं दीपक जी, तो दोनों में बहुत एक तरह से जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। चूंकि बीजेपी एकजुट होकर काम करती है, आलाकमान के कंट्रोल में पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस में कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जयचंद का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे से हिसाब मांगते हैं, तमाम तरह की दिशाओं में वो घूमते हैं। कहाँ अशोक गहलोत साहब है, कहाँ टीकाराम जूली, कहाँ गोविंद डोटासरा, इनके जो राष्ट्रीय प्रभारी रंधावा जी है वो खुद आलाकमान से नाराज चल रहे। तो कैसे ये चुनाव में जा पाएंगे, तो चुनौती है। आप कह रहे महत्वपूर्ण तो है, लेकिन चुनौती भी है इनके लिए।
बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। चूंकि देखिए ना कि कांग्रेस में जिस तरह से नूरा कुश्ती चल रही है 2028 के सीएम फेस को लेकर, जिस तरह से सब लोग हावी होने, क्योंकि अशोक गहलोत तो नारी लगवा चुके हैं ना कि चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो अब गोविंद डोटासरा के लिए ये बहुत ज्यादा चुनौती हो जाती है कि कैसे वो आलाकमान में अपनी पैठ मजबूत कर पाएंगे। अगर इन चुनावों में वो मजबूती से कांग्रेस का प्रदर्शन करवाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़े दावेदार सीएम फेस के लिए हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। ज्योति खंडेलवाल जी, आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ पा रही थी, आप अपनी बात अब कंटिन्यू कर सकती हैं मैम जी। हाँ बिल्कुल, और मैं जैसा बता रही थी कि बिल्कुल पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ एक चुनाव बहुत ग्रास रूट का चुनाव माना जाता है, तो बहुत ज्यादा कनेक्शन जनता से जो होता है वो बनाना होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय जो तैयारी की है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संगठन के माध्यम से और लगातार जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने काम किया है, तो लोगों के बीच में जाकर के, चाहे वो जन कल्याण शिविर हो, चाहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हो, चाहे पर्यावरण को लेकर के अभियान हो, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगातार जनता के साथ जुड़ा हुआ रह करके, जनता के काम करने को लेकर के और जनता के बीच में रह करके राज्य सरकार की जो योजना का लाभ देने का काम करता रहा है। तो एक बहुत अच्छी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है हर लेवल पर, कि वो जनता के साथ जुड़े रहे, जिससे कि जब हम चुनावों में जब हम जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बात का लाभ हमको मिलेगा। साथ ही साथ जब हम मीटिंग की बात करते हैं, तय करते हैं कि कौन से बूथ पर हम कमजोर हो सकते हैं, कौन से बूथ पर हम मजबूत हो सकते हैं, वहां पर हम कैसा काम कर सकते हैं और कैसे अपने उन कमजोर बूथों को भी और मजबूत बना सकते हैं शक्ति केंद्र के माध्यम से, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ करके, चाहे वो मन की बात के कार्यक्रम हो जहां हम लगातार लोगों से जुड़ाव रखते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये निश्चित रूप से। लेकिन ज्योति जी, ये तमाम चीजें तो आपके प्लस की रही, लेकिन यदि हम नकारात्मक चीजों की बात करें तो इस चीज का नुकसान क्या बीजेपी को उठाना पड़ेगा? एक लंबे वक्त तक चुनाव नहीं हो पाए राजस्थान के अंदर निकायों के। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कोई नकारात्मक बात है ही नहीं। ये जो चुनाव नहीं हो पाए, चुनाव आयोग जिस दिन तारीख तय करेगा, जिस दिन डेट तय करेगा, जिस दिन आचार संहिता लगा करके चुनाव आयोग तो आप लोगों के लिए कह चुका था कि आप लोगों ने लॉटरी नहीं निकाली। चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं करवाया है तो हम तो तब भी तैयारी में ही थे। तो लगातार जो जनता के बीच में रह करके एक संवाद स्थापित करना, आप खुद देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी राम चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में होते हैं। वो चाहे मॉर्निंग वॉक के टाइम पर भी अगर जाए तो लोगों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज है ही नहीं कि हमारा सरकार के साथ संवाद नहीं है, हम सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते या हम अपने जनप्रतिनिधियों से मिल नहीं सकते हैं। तो इतना अच्छा काम जब हो रहा है लगातार राजस्थान में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी जो है वो दिखाई देती हो, बल्कि ऐसा लगता है कि एक मजबूत प्रक्रिया के तहत हमने जनता के साथ संवाद रखते हुए, जनता के बीच में रहते हुए चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है और आगे आने वाले चुनावों में परिणाम भी उसी अनुरूप हमको बहुत बेहतर मिलने वाले। ठीक है, प्रोफेसर सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप थोड़ा देरी से जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। सीबी यादव जी, आपने बातें सुनी यहाँ पर। मेरा प्रश्न ये है कि आज कांग्रेस वॉर रूम में काफी बैठकों का दौर भी चला है, चुनावों को लेकर कल भी वो बैठक चलेगी। कितनी तैयारी कांग्रेस पार्टी की? और दूसरी तरफ अभी कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती चल रही है, तो उसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा। सही है कि? तो पहले दूसरे सवाल जो मुझे लगता है कि सीधा आपको होता है ना कि इसका जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब देता हूँ मैं। तो पता नहीं एक्सपर्ट कैसे इसको डिजाइन करते हैं। कोई अगर कांग्रेस को जानता है, इस देश का हर नागरिक, तो कांग्रेस बीजेपी नहीं है। हमारी तुलना बीजेपी की तानाशाही से करते हैं। कांग्रेस है ही इसीलिए, और ज्योति जी तो इसमें रही हुई है, क्योंकि कांग्रेस डेमोक्रेटिक है और कांग्रेस के भीतर डेमोक्रेसी, इसीलिए वो डेमोक्रेसी को सम्मान करती है। तो जो विचारों की जो हमारी अलग अलग चीजों को आप कहते हो कि डिसिप्लिन की कमी नहीं है, वो डिसिप्लिन की कमी नहीं, जिसको आप डिसिप्लिन कहते हो उसको डेमोक्रेसी के भीतर, मतलब पॉलिटिकल साइंस की भाषा में डिक्टेटरशिप कहते हैं। और ये पार्टियों के भीतर चलती है तो बाद में लोग भी इसको समझते हैं। तो ये दोनों तरफ है, जिस तरह से पार्टी के भीतर है वैसे ही सीधा सीधा तय कर देते कि हम गिफ्ट देंगे, तो जनता इस बात को प्रवृत्ति पूरा का पूरा इस थॉट प्रोसेस में उसको समझती है। तो कांग्रेस का आकलन इस बात पे कतई नहीं करे, जो कि मतलब एक तरह से दिशा करने की कोशिश की जाती है। जहां तक मूल मुद्दे पे आते हैं, कोई भी मतलब आज एक भी नागरिक जो सोच रहा होगा कि मुझे लोकल गवर्नमेंट में वोट डालना है, क्या सोच के वो वोट डालेगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते समय ऐसे डालेगा कि जिसने 2.5 साल तक इनका गला घोटा और वो फिर भी इनके बिंदी लगा देगा, चाहे वो कितना ही तौर पर हो? कैसे लगाएगा वो? क्या नागरिक को कोई ये सोचे कि पूरी एक इलेक्शन मैनेजमेंट मशीन बैठा देंगे हम?
लेकिन नागरिकों को क्या बिल्कुल ही बेवकूफ बना मान रखा है? नागरिक समझता है, और लोकतंत्र में आप किसी भी चीज की कल्पना और मूल्यांकन केवल इस बात से नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं इनके पास तो एक फैक्ट्री है, खूब सारा पैसा है और फिर तो सब चीजें कर लेंगे। नागरिक बहुत जागरूक होता है, वो जानता है 2.5 साल तक पूरा पूरा लोकतंत्र का गला घोटा, और अभी भी जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से नहीं हो रहा है, ये तो होने ही नहीं देते, ये तो कोर्ट की फटकार से हो रहे थे। इस बात को पूरा हर राजस्थान का नागरिक समझता है। दूसरी तरफ अगर हम फिर उसमें आते हैं, आप देखिए कि इस 2.5 साल के चुनाव टलने से 3,000 करोड़ रुपए केंद्रीय वेतन आयोग का जो है वित्त आयोग का फंड रुका है, और उससे आप किसी भी वार्ड में जाइए, कहीं भी गांव में जाइए, सब जगह का विकास कार्य ठप पड़ा है। तो जब पिछले 2-2.5 साल के अंदर गांवों के भीतर जो मूलभूत सुविधाओं का विकास, चूंकि सबसे ज्यादा जो नजदीकी से जुड़ी रहती है, ज्योति जी इस बात से एग्री करेंगे, लोगों को दिन प्रतिदिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो स्थानीय सरकारें प्रभावित करती है, और ऊपर से जो है कचरा कर और लगा दोगे, सरचार्ज और लगा दोगे, तो फिर बात ही क्या होगी। तो जो अलग अलग तरह है, लोकल गवर्नमेंट का पूरा विकास कार्य पीछे ठप पड़ा है। और अब हम दोनों डब्बों पे आ जाते हैं। पहले तो जो ऊपर वाला डब्बा बैठाया है, मुझे लगता है आज राजस्थान का हर नागरिक, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमने भजन लाल जी के लिए तो वोट नहीं दिया था बीजेपी को, हमने तो इसके लिए तो नहीं दिया था कि आप ऊपर से एक ऐसे मुख्यमंत्री को लेके आ जाएंगे जिसके पास अनुभव नहीं है। और ये पूरी की पूरी हर आज राजस्थान का नागरिक समझ रहा है इस बात को, क्योंकि आज पूरी की पूरी मशीनरी कोई गवर्नमेंट नहीं चला रही है, पूरा पूरा प्रशासन इस तरह से है। और मैं चाहे भले ही टीवी सामने नहीं बोलेंगे, मेरे पीछे बैठ के आपके और हमारे सामने स्टूडियो में ये सब लोग बात करते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, केवल ब्यूरोक्रेसी की जो मर्जी होती है और जो पीएमओ से फाइनल होता है वो चीज फाइनल होती है। राजस्थान की प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी? आपको लगता है ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से आपको निकाय के अंदर वोट मिल जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे? तो क्यों नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार की जो विफलता जो है कि आप करते क्या हो, क्या ये राजस्थान की जनता नहीं देख रही है? और एक बार मैंने कहा है कि सीबी यादव जी जब बात की जाती है रोड लाइट को लेकर, सफाई को लेकर, बिल्कुल नहीं टोका आपने। सीबी यादव जी बस एक लाइन शॉर्ट में बोलता हूँ, वैसे ही बोलिए फिर आप पूछिएगा जी। ऊपर वाला इंजन है ना, वो तो बिल्कुल वो तो फेल हो गया बिल्कुल। वो देखा नहीं है, वो जो जैन जी जिनके भरोसे मतलब फर्स्ट वोटर ये कर रहे थे, वो आज किस तरह से पूरी सरकार के खिलाफ मतलब खड़ा हुआ है। रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो मुद्दा, उन्हें से समझते थे कि हम चाशनी पिला देंगे सोशल मीडिया के लिए और हमारी आईटी सेल में आ जाएगा और हमारे कावड़ का वो लाठी अब पहना देंगे और इनको हो जाएगा। नहीं, वो जागरूक नागरिक है। ठीक है, पूरा ऊपर वाली जो है T20 बड़ा मुद्दा रहेगा इसके अंदर। सारे जो विकल्प है वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, और फिर लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ, हमने स्थानीय सरकारों के लिए पूरा आज ही बैठे थे हम लोग लगातार बैठे हैं। हमारी आज कोर टीम ने ये डिसाइड किया कि हम पूरा एक विजन भी देंगे कि हम 5 साल में क्या करेंगे। हम मैनिफेस्टो भी ला रहे हैं, विजन भी देंगे, और पिछला हमारा कार्यकाल की जो चीजें रही है उनको मुझे लगता है आज प्रदेश का हर नागरिक याद कर रहा है। ठीक है, अब बताइए आपको क्या सवाल है? मैं ये पूछना चाह रहा था आपने दीपक जी एक और चीज बता दो। आज प्रदेश का हर नागरिक को पता है कि सरकार जा चुकी है। अगर इस भरोसे में भारतीय जनता पार्टी वोट लेगी कि हम विकास करवाएंगे, हमारी सरकार है, तो 6 महीने भी काम करने को नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है। अब मैं ज्योति जी से जवाब ले लेता हूं आपके तमाम सवालों का। ज्योति जी, इनको ये लगता है, मुझे लगता था, या अभी शुरुआत में जिन बातों का जिक्र हुआ था कि जनता से जुड़े हुए जो शहर के मुद्दे होते होंगे, सफाई को लेकर, रोड लाइट को लेकर, सड़क को लेकर, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता होगा, होता भी अमूमन यही था, यही मैं समझता था। लेकिन आज जो बातें निकल कर सामने आई, इन्होंने कहा कि जेनजी का मामला हो, E20 का मामला हो, राजस्थान सरकार का मामला हो, इनको लेकर जनता वोट देगी। ऐसा होता है क्या? अरे मामले होते हैं। पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अब आपकी बात आपका समय हो चुका है ना, बात सुनिए, ज्योति जी की बात सुनिए। जी मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि आप अभी खुद मेरे जो कांग्रेस के भाई है उनका अपना वक्तव्य जब उन्होंने दिया तो उन्हें सरकार की विफलताएं बनाने के जो उनका काम था एक विपक्ष होने के नाते, वो करते ही वो इस काम को उन्होंने वो बताने की कोशिश की, बता नहीं पाए लेकिन प्रयास किया उन्होंने। लेकिन क्या उन्होंने एक बार भी ऐसे कहा कि हम कांग्रेस के लोग जनता के साथ में खड़े रहे थे, हम कांग्रेस के लोग जनता के साथ में इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे थे, जब करप्शन की कोई बात है तो हम एसीबी में गए, वहां पे मुकदमा हमने दर्ज करवाया,
या यहाँ पर हमने कोई जनता के बीच नहीं हुए। जब आप खुद जनता के बीच में नहीं रहोगे और आप सोचोगे कि हम केवल वक्तव्य देकर, केवल बातें करके, केवल सरकार की विफलताओं के बारे में बोल करके हम चुनाव जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आगे आने वाले समय पे उतर जाएगी। जहां तक दूसरी बात इन्होंने कही कि जनता बहुत जागरूक है, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। नागरिक बहुत जागरूक है, उसे पता चलता है कि कौन काम कर रहा है, कौन ने राजस्थान की पानी की समस्या को हल किया है। आज आधे राजस्थान की पानी की समस्या को हल करने का काम, चाहे वो ईआरसीपी हो, चाहे यमुना जल समझौता, चाहे नर्मदा से पानी लाने की बात हो, किया। आज बिजली, आज सोलर के माध्यम से जो बिजली का काम कर रहे हैं वो लोग, काम का किसान उसका फायदा उठा रहा है, उसे दिन में बिजली मिल रही है। बिल्कुल जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, उसे पता है कि काम हो रहे हैं। और एक मुझे बहुत ही अजीब सी बात लगी, इन्होंने कही कि भजन लाल जी को तो वोट नहीं दिया था। बिल्कुल भजन लाल जी को वोट दिया है, वोट देकर ही वो विधायक बने, और विधायक बने तभी वो मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं 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 जनता ने, अरे भाई ये तो विधायक दल का बिल्कुल निश्चित रूप से होता है कि वो किसको बना, कौन बनेगा। और सबसे अच्छी बात है कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों तरीके से हम देखें, चाहे वो काम करवाने हो, चाहे केंद्र सरकार से कुछ लाभ लेकर के आने हो, राहत लेके आने हो, चाहे बड़े विकास काम मंजूर करवाने हो, चाहे जनता के बीच में रहना हो, तो वो सफल है। सफल है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। और तीसरी जो बात मैं कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात, कि आप अगर जनता के बीच में हो और जनता के बीच में अगर आप अपना काम कर पाते हो तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। और ये बात बहुत सही है कि राजस्थान केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, राजस्थान की सरकार अच्छा काम हो, जनता समझती है कि अगर हम स्थानीय निकायों के समय पर भी अगर बीजेपी को मत देते हैं तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है, और उसका लाभ निश्चित रूप से उनके वार्ड को, उनके क्षेत्र को, उनकी कॉलोनी को, उनके शहर को मिलेगा। और इस बात का लाभ जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये लाभ मिलने वाली बातें तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमने संगठन के स्तर पर भी बहुत मजबूती से काम कर रखा है, तो उसका लाभ भी निश्चित रूप से हमें मिलेगा। तो हम पूरी चुनाव की तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में है, और आगे आने वाले समय में परिणाम जो है वो बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में ही जाने वाले हैं। ठीक है हेमंत भाई गोयल जी, अभी आता हूं मैं सीबी यादव जी, वापस आता हूं आपके पास, आता हूं एक बार मैं हेमंत भाई गोयल जी के पास जाता हूं। हेमंत भाई गोयल जी, अब ये मुद्दे जो हैं आपको क्या लगता है? दे देता फिर वो सारे सवाल ही रह जाएंगे। ये जो मैं तो 1 मिनट भी नहीं लूंगा, 30 सेकंड में चलिए दे दीजिए, 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए पहले सीबी यादव जी। तो पहली चीज है कि जमीन पे कौन था, आप स्टूडियो में उठा के देख लीजिए और आपका न्यूज रूम बताएगा कि पिछले 2.5-3 साल से जमीन पे है कौन लगातार। और इसका प्रमाण है जयपुर, 1 सप्ताह के भीतर 3 बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट अभी जस्ट जयपुर में। इससे मैं एक जैसे चुनाव अनाउंस लगा, चुनावी रणनीति है, चुनाव में कुछ तो दिखाना पड़ेगा, वरना उसके पहले कहाँ थे आप? नहीं थे ना उससे पहले। ये टीवी स्टूडियो से भी सर्वे करवा लिया जाए कि सड़क पे कौन है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी दिखी नहीं होगी। और मतलब ये तो पहली चीज तो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, लगातार लोगों के बीच में। पार्टी का बचाव कीजिए, आपका हक है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के, या हम सब कह सकते हैं कि विधायकों ने भजन लाल जी को चुना है। ये हुआ कि ये तो हमने सबने देखा, हमने कैमरों के सामने देखा कि एक पर्ची निकलती है। सीबी यादव जी मुझे लगता है, देखिए सीबी यादव जी नकारा निकम्मा कह देने से काम चल जाता है क्या? जनता किसको सोच करके वोट दे रही थी और कांग्रेस में क्या हुआ, और फिर नकारा निकम्मा कह करके आप अपने इक्वल नेता को बात कर रहे हो, तो ये तो एंडलेस है। आपका जवाब दे रहा हूँ ज्योति जी, आपका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि विधायकों ने चुना है, विधायकों ने नहीं चुना। पर्ची है आज भी भजन लाल जी की, वास्तव में ये कहीं है हिम्मत है कि वो निर्णय ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये विषय अलग हो जाएगा। ये 25 ठीक है, चलिए ठीक है। सीबी यादव जी, ज्योति जी, सीबी यादव जी, ज्योति जी, सीबी यादव जी, ज्योति जी, मैं दोनों से निवेदन, क्योंकि अभी मुझे लगता है, मुझे ठीक है, मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक मिनट, मुझे लगता है कि ये विषय से हम भटक रहे हैं अभी, फिर 25 सितंबर की बातें शुरू हो जाएगी, कुछ और बातें शुरू हो जाएंगी। खैर ठीक है, मैं हेमंत भाई गोयल जी आपके पास आता हूं। बात हम मुद्दों की कर रहे थे कि मुद्दों को लेकर किस तरीके से जाएंगे, क्या मुद्दे हो सकते हैं, कौन से मुद्दे बुराने लायक होंगे। एक तरफ ज्योति जी कह रही है कि जो मुद्दे सरकार ने काम किया है उसको लेकर हम जाएंगे, यदि जनता जागरूक है तो जनता ट्रिपल इंजन की बात करेगी, ये बातें ज्योति जी कह रही है। दूसरी तरफ ये बातें कर रहे हैं सीबी यादव जी की जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं काम करेंगे। आपको क्या लगता है बतौर राजनीतिक विश्लेषक, ये चुनाव जो है सफाई, बिजली, रोड लाइट, इनको लेकर लड़ा जाता है या फिर E20 को लेकर लड़ा जाएगा कि गाड़ियां खराब हो रही हैं? दोनों बातें बताइए दीपक जी, मैंने दोनों बातें बताई है पिछले 2 साल। देखिए दीपक जी, मैं आता हूं सर, वापस आऊंगा मैं सीबी यादव जी। जी
दीपक जी, अभी मेरे मित्र सीबी यादव जी ने कई बातें उठाई। पहली बात तो वो कही सब भजन लाल शर्मा को किसने चुना, कैसे चुना। अरे भाई, परशुराम मदेंडा को विधायक चुनना चाहते थे, अशोक गहलोत साहब आलाकमान के सहयोग से सीएम बन गए। सीपी जोशी साहब को विधायक चुनना चाहते थे, आलाकमान के सहयोग से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। सचिन पायलट साहब को विधायक चुनना चाहते थे, लेकिन आलाकमान के सहयोग से अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद पार्टी के पदाधिकारी खड़गे साहब आए मीटिंग करने, तब उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। वो तमाम बातें हैं, उनमें बातों में हम नहीं जाना चाहते। वो कह रहे थे कि क्या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? क्या जनता बेवकूफ नहीं है, नागरिक बेवकूफ नहीं है? तभी तो 2023 के चुनाव में आपको घर बैठा दिया ना। एज एक्सपर्ट बैठ करके टीवी स्टूडियो का आजकल एक खेल रचा रखा। सीबी यादव जी, आप सुन लीजिए, आप सुनना भी सीखे, आप सुनना भी सीखे, आप सुनना भी सीखे, आप सुनना भी सीखे, आप सुनना भी सीखे। आप कह रहे कांग्रेस ने एक सप्ताह में 3 आंदोलन कर दिए। अरे भाई, पहले इस बात का सम्मान कीजिए कि आप विश्लेषण करें। पहले आप ज्योति जी में कमियां निकालिए, बीजेपी में कमियां निकालिए। अगर कमियां नहीं निकाल सकते, हाँ, मैं ठीक है, चलिए एक एक करके सर, एक एक करके जी। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना, आप बोलने देंगे तो बोलूंगा। आप खुद कह रहे टीवी स्टूडियो का पूरा सीन बदला हुआ है। चलिए ठीक है, तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बैठा देते हो आप, और हमको वहां पे डिबेट में देखिए, आप तो चुनाव आयोग को एजेंट बता सकते हैं, आप सीबीआई को एजेंट बता सकते हैं, आप ईडी को एजेंट बता सकते हैं, आप किसी को भी एजेंट बता सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। के तौर पर आपको केवल कांग्रेस में कमियां क्यों दिखती है? एक विश्लेषक के तौर पर मुझे चलिए ठीक है, मैं एक एक करके आप बात रख लीजिए। देखिए वक्त की कमी है। मुझे बताइए कि कांग्रेस में जयचंद का आरोप मैंने लगाया क्या? कांग्रेस में जयचंद का आरोप किसने लगाया? अरे कांग्रेस में किसने लगाया जयचंद का आरोप? मैंने तो नहीं लगाया। ज्योति जी की बातों में बताइए, अगर नहीं दिखती है ना तो आप विश्लेषक नहीं हो। अरे मुझे ठीक है यादव जी एक मिनट, इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आप दूसरे को बोलने ही नहीं देना चाहते हो। सीबी यादव जी उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रख लीजिएगा। डिबेट तक इनका यही हाल है, संसद को चलने नहीं देना चाहते, विधानसभा को आप चलने नहीं देना चाहते, आप टीवी डिबेट को आप चलने नहीं देना चाहते। आपका ट्रेंड यही बन चुका है, आप सुनना नहीं चाहते, आप देश को भ्रमित करना चाहते, आप देश को अराजक बनाना चाहते, आप टीवी डिबेट को बंधक बनाना चाहते हैं, आप हाईजैक करना चाहते हैं पूरी डिबेट को। ये तरीका आपका रह चुका है क्या? नहीं, और है क्या? आप टीवी डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं, डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं। आप मेरे ऊपर टिप्पणी ना करें, आप अपनी स्वतंत्र टिप्पणी करें। मेरे ऊपर कोई सवाल का तो आप मेरे पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? आप मेरे पर क्यों व्यक्तिगत हो रहे हैं? आप चलिए ठीक है, मेरा आप दोनों से निवेदन है व्यक्तिगत ना हो। एक बार ठीक है, हेमंत भाई गोयल जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। सीबी यादव जी मेरी रिक्वेस्ट है, सीबी यादव जी 1 मिनट इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। हेमंत भाई गोयल जी। दीपक जी, मैं कह रहा था कांग्रेस राजस्थान का प्रमुख विपक्षी दल है, और खुद सीबी यादव जी कह रहे हैं कि एक सप्ताह में 3 आंदोलन कर लिए। अरे भाई, 2.5 साल में क्या आपको रामराज दिखा के? राजस्थान में रामराज तो नहीं था, तो आपको तब क्यों आंदोलन आपको याद आए? तब आप सड़क पर क्यों नहीं आए? बीजेपी सड़क पर क्यों आएगी? बीजेपी तो सरकार में है, बीजेपी सड़क। मेरी बात है, और मेरी इस बात का जवाब ज्योति जी देंगे, आप नहीं। आप अपनी बात कहिए, एक विश्लेषक की भूमिका निभाइए। चलो ठीक है इस डिबेट को आप चलाएंगे क्या? इस डिबेट को आप चलाएंगे क्या? इस डिबेट को एंकर चलाएगा, इस डिबेट को आप थोड़ी चलाएंगे। ठीक है, सीबी यादव जी 1 मिनट इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो यहाँ पे, मेरी बात के लिए ज्योति जी है, आप अपनी स्वतंत्र बात रखिए। ठीक है। हेमंत भाई गोयल जी कंटिन्यू करिए, आप एक बार कंटिन्यू करिए क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास में जी। तो दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि तमाम स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में हावी होंगे, और मैं नहीं कहता कि कोई भजनलाल सरकार ने 2.5 साल में कोई बहुत जादू छड़ी चला दी, लेकिन जो बड़े काम हुए वो सबके सामने है, उनको मैं कैसे भुला सकता हूं? क्या मैं इसलिए यादव जी उससे नाराज हो जाएंगे? अरे क्या जमुना जल समझौता है, या ईआरसीपी योजना है, या मेट्रो का 2nd फेज है, या रिफाइनरी का काम, तमाम काम जो भजनलाल सरकार ने किए वो जनता के सामने है। ये केवल सीबी यादव के कहने से नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए, लेकिन फिर भी नगर निगमों में क्या, क्योंकि चुनाव काफी लेट हो गए, और चुनाव लेट होने से ये बात सही है कि जो केंद्र से इनको वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और तमाम तरह के विकास के कार्य अवरुद्ध। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हेमंत भाई गोयल जी, सीबी यादव जी और ज्योति खंडेलवाल जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में अब निकाय के चुनावों की रणभेरी बज चुकी है, और इसको लेकर आचार संहिता भी अब जल्द ही लगने की तैयारी में, हो सकता है कल लग जाए या अगले 2 दिन में लग जाए, लेकिन पूरी तरीके से सियासी दल भी पूरा ही
चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। वैसे में देखना होगा कि आखिर कौन से मुद्दे इन चुनावों में काम करते हैं, किन मुद्दों पर सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती है, आखिर किन मुद्दों पर जनता यहां पर वोट डालती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।